दीक्षित जरीवाला परिवार 27 जून 2016 को रह रहा था। दीक्षित जरीवाला एक सफल कपड़ा व्यापारी कटरगम क्षेत्र में अपने टेक्सटाइल कारोबार के मालिक थे। वो केवल 26 वर्ष की उम्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे। उनकी पत्नी वेल्सी और 1.5 साल की बच्ची के साथ बहुत ही खुशहाल तरीके से जिंदगी कट रहा था। और उसी दिन दीक्षित ने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ डिनर किया और रात 9:04 पर अपने फ्लैट वापस लौटे। घर पहुंचने पर दीक्षित ने पार्किंग की लाइट को ऑफ करने के लिए नीचे गए, लेकिन काफी देर के बाद वो वापस नहीं लौटे। और जब वेल्सी ने दरवाजा खोला तो 3 नकाबपोश बदमाश ने दीक्षित के गले पर चाकू रखे ऊपर आ रहे थे। बदमाशों ने दीक्षित के गले पर चाकू रखकर बेडरूम में ले गए और वहां खड़े हो गए, जबकि बाकी 2 बदमाश घर के कीमती सामान, नकदी और गहने लूटने लगे। वेल्सी के गहने भी छीन लिए गए और उसे अपनी बेटी को लेकर बाथरूम में बंद कर दिया। घंटों तक बाथरूम में बंद रहने के बाद वेल्सी को लगा कि बदमाश अब जा चुके हैं, क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रही थी। रात 11:30 बजे के करीब वेल्सी ने बाथरूम की खिड़की तोड़ी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। पड़ोसियों ने आवाज सुनी और वेल्सी के जब घर आए तो उन्होंने कमरे के अंदर क्या देखा कि दीक्षित खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पूरा घर तहस नहस हो चुका था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पहली नजर में यह मामला लूटपाट का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने दीक्षित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। यह खबर सूरत के बड़े व्यापारी के कत्ल की थी, इसीलिए सुबह होते ही मीडिया और व्यापारी वर्ग का आना जाना शुरू हो गया। पुलिस जांच में जुटी थी, पर घर में मौजूद एक लौती चश्मदीद गवाह वेल्सी गहरे सदमे में थी और बार बार बेहोश हो रही थी। उनकी मासूम बेटी कुछ बताने में नाकाम रही और पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उन लोगों ने देखा नहीं था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, तो सीसीटीवी में जिसमें लुटेरों की पहचान की संभावना बनी, क्योंकि दीक्षित 9:46 पर कैमरे में घर जाते दिखे थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा के 9:46 पर दीक्षित की गाड़ी का पीछा एक ऑटो कर रहा था, जो कुछ देर रुकने के बाद यू-टर्न लेकर लौट गया। फिर 9:50 पर 2 लोग बैग लेकर दीक्षित के घर में पहुंचे और 11:30 बजे के आसपास वही गाड़ी घर के बाहर जाती नजर आई, जिससे ये साफ हुआ कि बदमाशी गाड़ी लेकर फरार हुए थे। जब वेल्सी की हालत थोड़ी ठीक हुई तो पुलिस ने उसे पूछताछ की। वेल्सी ने वही घटना बताई कि डिनर से लौटने के बाद 3 बदमाश घर में घुसे, लूटपाट की और उसे और उसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ में पुलिस को कुछ अनसुलझे पहलू मिले, जिससे पुलिस का शक और भी बढ़ गया। पुलिस ने जांच में पाया कि उस रात सूरत में दीक्षित का कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं था और उनके माता पिता भी विदेश में थे। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या लुटेरों को पहले से ही पता था कि दीक्षित अकेले हैं, या ये महज इत्तेफाक था। पुलिस ने पहले उन लोगों को संदेह के घेरे में लिया जिनके घर दीक्षित और वेल्सी डिनर के लिए गए थे, लेकिन पूछताछ में कोई संदिग्ध जानकारी नहीं मिली। इसके बावजूद भी पुलिस को शक था कि इस काम में घर के ही किसी करीबी का हाथ है, क्योंकि कोई भी बाहर का व्यक्ति इतनी सटीक जानकारी तो नहीं रख सकता। पुलिस ने नौकरों, ड्राइवरों, फैक्ट्री के कर्मचारियों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई दुश्मनी का सुराग नहीं मिला। पुलिस को अब यह लगने लगा था कि घर में घुसे बदमाशों को किसी अंदरूनी व्यक्ति ने मदद की थी। अगर उनका मकसद सिर्फ लूटपाट का होता तो वो लोग दीक्षित को पार्किंग में ही मार देते, ना कि उसे ऊपर लेकर जाते। उन्हें यह भी पूरी जानकारी थी कि घर में कितने लोग मौजूद हैं। पुलिस का शक गहरा होता हुआ चला गया कि यह कत्ल था, जिसे लूटपाट का रूप दिया गया है। अगर बदमाश केवल चोरी के लिए आते तो उन्होंने दीक्षित के गले में सोने की चैन, कड़ा और महंगी घड़ी, ये सारी चीजें क्यों छोड़ी? इसके अलावा पर्स में एटीएम कार्ड्स भी मौजूद थे। वेल्सी के बयान के आधार पर पुलिस ने जांच फिर से शुरू की, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे थे। पुलिस ने वेल्सी के बयान की जांच की तो कई संदेह सामने आए। वेल्सी ने कहा था कि दीक्षित पार्किंग में नीचे लाइट बंद करने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस को पता चला कि फर्स्ट फ्लोर से भी लाइट बंद की जा सकती थी, जिससे यह सवाल उठा कि दीक्षित को नीचे जाने की क्या जरूरत थी।
इसके अलावा वेल्सी ने 3 बदमाशों की बात की थी, लेकिन सीसीटीवी में सिर्फ 2 ही नजर आए और वेल्सी के मुताबिक बदमाशों ने दीक्षित को मारते पीटते ऊपर लाया था। पर पुलिस ने देखा कि दीक्षित का चश्मा सही सलामत उसके चेहरे पर था, जबकि लड़ाई के दौरान यह गिर जाना चाहिए था। और यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीक्षित पर चाकू से 8 बार वार किए गए थे। पर सवाल ये उठता है कि बदमाश जब इतने खतरनाक थे तो उन्होंने वेल्सी और उसकी बच्ची को कैसे छोड़ दिया। और इसी तरह से करीब 60 घंटों के पूछताछ के बाद पुलिस का शक वेल्सी पर गहरा होता हुआ चला गया। वेल्सी को पुलिस स्टेशन बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो शुरुआत में वेल्सी ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि उनके परिवार में सब कुछ सही था और उनकी एक 1.5 साल की बेटी भी है। पर पुलिस ने सबूत सामने रखे तो वेल्सी टूट गई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। वेल्सी ने बताया कि 27 जून की रात जब वे घर लौटे उसने दरवाज़ा बंद किया लेकिन लॉक नहीं किया और कुछ ही मिनटों में 2 बदमाश बेडरूम में घुसे और दीक्षित पर हमला किया, जिसे वेल्सी ने चुपचाप देखा। दीक्षित को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। हत्या के बाद वेल्सी ने अपने सारे गहने उतार कर बदमाशों को दे दिए और लॉकर में रखे गहने लेकर बाथरूम में चली गई। उसने बदमाशों से दरवाज़ा लॉक करने को कहा और रात 11:30 बजे के आसपास वे दोनों दीक्षित की गाड़ी से फरार हो गए। पुलिस ने बाद में गाड़ी डुमास रोड से बरामद की और वेल्सी के बयान के आधार पर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी सुकेतु मोदी उर्फ सनी था, जिसका वेल्सी के साथ पहले से प्रेम संबंध था। वेल्सी की शादी दीक्षित से हुई थी, जिससे सुकेतु की जलन और भी बढ़ गई थी। दीक्षित अपनी पत्नी वेल्सी से बहुत प्यार करता था और उनकी एक बेटी भी थी। वेल्सी गृहस्थी को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन 2016 की शुरुआत में एक फैमिली फंक्शन में वेल्सी और सुकेतु की मुलाकात हुई। पुराना प्यार फिर से जाग उठा। सुकेतु शादीशुदा था, लेकिन उनकी पत्नी से उनका रिश्ता बहुत खराब चल रहा था, संबंध काफी खराब थे। तो दोनों ने फिर से संपर्क बढ़ाया और मिलना जुलना शुरू कर दिया। वेल्सी को यह समझ में आया कि वो अपनी शादी और अपनी बेटी को भूल रही है, फिर भी उसने दीक्षित को छोड़ने का साहस नहीं किया। आखिरकार दोनों ने मिलकर दीक्षित को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बनाया। वेल्सी और सुकेतु ने तय किया कि उन्हें दीक्षित को हटाना होगा, लेकिन वो पकड़े जाने से डरते थे। तो सुकेतु ने अपने ड्राइवर धीरेंद्र को भी इस खतरनाक प्लान में शामिल कर लिया और कत्ल से 2 दिन पहले उन्होंने दीक्षित के घर की रैंकी की। 24 जून को दीक्षित का परिवार विदेश चला गया और 27 जून को उन दोनों ने हमला किया। वेल्सी अपने प्रेमी को हर पल की जानकारी देती रही और पुलिस ने इस मामले में कई सबूत इकट्ठा किए, जिसमें होटल का सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट और कत्ल में इस्तेमाल किए गए कपड़े शामिल थे। आखिरकार वेल्सी, सुकेत और धीरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि बाद में ज्यादातर गवाह अपने बयान से कोर्ट में मुकर गए थे। पुलिस ने ऑटो चालक को भी खोज निकाला, लेकिन उसने भी अपने बयान से पलटी मार दी। केवल पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही अपने बयान पर अड़े रहे। सुकेतु ने मास्क और ग्लव्स बाइकर्स हब से खरीदे थे और बचाव पक्ष ने कहा कि यह उसके बाइकिंग का शौक के लिए था और पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि उस दिन सुकेतु और धीरेंद्र उस घर में आए थे या इनका इरादा कत्ल करना था। 31 दिसंबर 2019 को वेल्सी, सुकेतु और धीरेंद्र को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी, जिसमें एक वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। और इसमें हैरान और परेशान होने वाली बात यह है कि वे लोग जेल से रिहा भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।